नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूट करके अलग हुआ है। ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। 2 दिन पहले जो अंटार्कटिका है वहाँ से, जो महाद्वीप हमारा, वहाँ से टूट करके उससे एक हिमखंड अलग हुआ है। इस हिमखंड के अगर आकार की बात करते हैं तो ये दिल्ली से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा हिमखंड जो टूट करके अलग हुआ है, ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा हमारे समुद्री जल स्तर को, किस प्रकार से प्रभावित करेगा ये हमारे पर्यावरण को, कैसे बनते हैं हिमखंड, किस प्रकार से ये टूटते हैं, क्या क्या कारण है, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेस, उन सबको आज डिटेल में हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं जो हिमखंड अंटार्कटिका से टूट करके अलग हुआ है, उसको नाम दिया गया है A76। A76 आइसबर्ग, इसका कुल एरिया अगर हम बात करते हैं तो 4320 वर्ग किलोमीटर का है। लंबाई 170 किलोमीटर और 25 किलोमीटर चौड़ा यह हिमखंड टूट करके अलग हुआ है अंटार्कटिका के पश्चिमी तट से। और किस प्रकार से हमको पता चलता है कि ये जो टूटा हुआ है ग्लेशियर से अलग हुआ है, तो इसकी हम जानकारी कैसे लगाते हैं? तो ये जो A76 की जानकारी लगाई गई है, ये पता लगाया गया है यूरोपियन जो सैटेलाइट है कॉपरनिकस, उसके द्वारा। जो कृत्रिम उपग्रह हम पृथ्वी की बाह्य कक्षा में छोड़ते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए अलग रहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग रहते हैं, संचार उपग्रह अलग होते हैं, तो उनमें से एक उपग्रह जो यूरोपियन उपग्रह है, उसने कॉपरनिकस ने, जिसका नाम कॉपरनिकस सेंटिनल रखा गया है, उसने ये तस्वीरें भेजी हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो आइसबर्ग है ये इतना लंबा और इतना चौड़ा है। ये पहली बार नहीं है कि जो हिमखंड टूट करके अलग हुआ है, वो भी इतना बड़ा। इसके पहले भी इतना बड़ा आइसबर्ग 1986 में टूटा था, या इससे बड़ा भी कह सकते हैं। उसका जो कुल एरिया था वो 11,000 वर्ग किलोमीटर का था। इतना बड़ा हिमखंड इसके पहले भी टूटा था। हिमखंड जो टूटते हैं तो ये किस प्रकार से समुद्री जल स्तर को प्रभावित करते हैं, वो समझने वाली बात है। साल 1880 से लेकर के अब तक, 1880 से अब तक जो समुद्र का जल स्तर है उसमें कुल 9 इंच की बढ़ोतरी हुई है। तो जो भारी मात्रा में हिमखंड टूट करके पिघल रहे हैं, उसी की वजह से समुद्र का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। और इस 9 इंच में ये आइसबर्ग कितना उत्तरदायी है? तो 1/4 जल स्तर इन हिमखंडों की वजह से ही बढ़ा हुआ है। समुद्री जल स्तर जो कि 1880 से अब तक 9 इंच बढ़ चुका है, इसमें सबसे बड़ी वजह 1/4 जो है वो है अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। यहाँ के जो हिमखंड है टूट टूट करके ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। तो ये जो एरिया है हमारा अंटार्कटिका का और ये ग्रीनलैंड का, क्योंकि ये पूरा बर्फ से बना हुआ है, ये जैसे जैसे ये बर्फ पिघल के पानी बनती है समुद्र स्तर को ये बढ़ाती है। तो ये तो जानकारी हुई A76 के बारे में। अब हम जानेंगे कि जो हिमखंड या हिमशैल, जिसको हम आइसबर्ग बोलते हैं इंग्लिश में, वो होते क्या है, असल में ये किस प्रकार से बनते हैं। तो हिमखंड या हिमशैल या आइसबर्ग ये बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होते हैं, बहुत ही विशालकाय टुकड़ा होते हैं। अगर हम इनके वेट की बात करते हैं, वजन की, तो एक सामान्य आइसबर्ग 1 लाख से लेकर के 2 लाख टन का हो सकता है। 1 लाख से 2 लाख टन वजन तक का ये आइसबर्ग हो सकता है। और इतना बड़ा होने की वजह से एक आइसबर्ग में लगभग 757 करोड़ लीटर पानी रहता है। जब ये पिघलेगा, अगर मान लीजिए एक सामान्य आइसबर्ग पिघल जाता है तो 757 करोड़ लीटर पानी पिघला करके पानी बना देता है, जिससे सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण पे पड़ता है। आइसबर्ग इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, यही कारण है कि 1912 में जो फेमस टाइटैनिक जहाज़ था, जो थॉमस एंड्रूज के द्वारा बनाया गया था, वो भी डूब गया था। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और ये डूब गया। तो इस वजह से आइसबर्ग कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं वो आप यहाँ से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सामान्यतः आइसबर्ग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका के पास और नॉर्थ अटलांटिक सागर और ग्रीनलैंड के पास। जैसा कि हमने अभी पिछले इस फोटो में देखी, अंटार्कटिका और ये जो ग्रीनलैंड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिमखंड जो है वो पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कि जो हिमखंड है, जो आइसबर्ग हैं,
ये तैरते हुए कई बार जो दक्षिण प्रशांत सागर से न्यूजीलैंड के पास और साउथ अमेरिका के तट के पास भी देखे जाते हैं। क्योंकि ये टूट करके पिघलते पिघलते सामान्यतः बहुत छोटे होते जाते हैं। जब ये न्यूजीलैंड या साउथ अमेरिका के तट के पास देखे जाते हैं तो इनका आकार उतना ज़्यादा विशालकाय नहीं बचता है। एक जो सामान्य आइसबर्ग होता है ये 10% पानी के ऊपर और 90% पानी के नीचे रहता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर ये मान लीजिए कि 500 मीटर कुल इसकी ऊंचाई है, तो जो ऊपर जो सामान्य आंखों से दिखेगा समुद्र तट से ऊपर ये 5 होगा, ये 50 मीटर होगा और 450 मीटर ये समुद्र के नीचे होगा। तो 1/2 हिस्सा इसका पानी के ऊपर और 1/9 हिस्सा जो पानी के नीचे रहता है। जो 9/10 हिस्सा है वो पानी के नीचे और 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। 10% हिस्सा जो हमारा है वो ऊपर दिखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आइसबर्ग की वजह से। आगे बात करेंगे कि हिमखंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और किस प्रकार से गलते हैं, टूटते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, किस प्रकार से प्रभावित करती है हमारे पर्यावरण को। तो जो हिमखंड है ये बनते हैं ध्रुवों पर पाए जाने वाले ग्लेशियर की जमी बर्फ के टूटने से। जैसा कि अभी हमने समझा कि जो ध्रुव हैं नॉर्थ और साउथ, उन दोनों ध्रुवों पर जो ग्लेशियर की जमी हुई बर्फ है वो जब समंदर का पानी जो है उनसे टकराता है, टकरा करके टूट करके ये आइसबर्ग अलग होकर के एक स्वतंत्र रूप से हिमखंड का रूप ले लेते हैं। दोनों ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ और ये आइसबर्ग दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी का स्रोत है। सबसे बड़ा मीठे पानी का स्रोत अगर बात करें तो जो भी आइसबर्ग होते हैं वो मीठे पानी के स्रोत से बनते हैं। ये नमकीन पानी से नहीं बनते। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये नमकीन पानी से नहीं बनते हैं। तो आइसबर्ग समुद्र के पानी से जो जमी हुई बर्फ है ग्लेशियर की, उससे टकरा करके धीरे धीरे कटान होकर के टूट के अलग होते हैं। एक तो ये प्राकृतिक कारण हो गया। दूसरा कारण जो है जो मानव जनित है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए कि ग्लोबल वार्मिंग कहते किसको हैं, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है? सूरज है। हमको पूरी पृथ्वी पर जो जनजीवन को चलाने के लिए पृथ्वी की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। होता क्या है कि पृथ्वी से जो भी ऊष्मा आती है, पृथ्वी पर जो सूर्य से ऊष्मा आ रही है, पृथ्वी अपने उपयोग के हिसाब से जनजीवन में जितना भी उपयुक्त होता है उसको ग्रहण कर लेती है। उसके बाद बची हुई जो ऊष्मा है वो वापस वातावरण में छोड़ दी जाती है पृथ्वी के द्वारा। इससे क्या रहता है कि जो तापमान है पृथ्वी का वो नॉर्मल बना रहता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो जो पृथ्वी पर उपयोग होने वाली ऊष्मा के बाद जो ऊष्मा वापस पर्यावरण में छोड़ी जाती है, उनको पृथ्वी के बाहरी सतह पर एक लेयर बना करके पृथ्वी के अंदर ही ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। उससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जाता है। चूँकि ऊष्मा पूरी जो कि पर्यावरण में जानी थी वो बाहर ना जा करके पृथ्वी की सतह पे ही बनी रहती है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, वो बढ़ता जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या क्या है वो समझेंगे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसें इसके लिए उत्तरदायी रहती हैं कि जो भी ऊष्मा है वो पृथ्वी के बाहर नहीं जा पाती है। और वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में 0.004 के आसपास पाया जाता है, वो भी ऊष्मा को ट्रैप करता है, वो भी ऊष्मा को रोकता है और पृथ्वी के जो आउटर सरफेस का टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है। तो ये कारण है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, इन पे हम एक डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करेंगे। किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, किस प्रकार से ये अफेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को, इस सबको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब बात करते हैं कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो भी ये हमारे ग्लेशियर्स, आइसबर्ग, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वो पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो चूँकि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बहुत सारी प्रजातियां हैं वो जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, जो कि अपना अस्तित्व इस पर्यावरण में नहीं बचा पा रही हैं।
जैसे अगर हम बात करते हैं फेमस बर्ड डोडो, जो कि विलुप्त हो चुका है पृथ्वी से, और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो धीरे 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 पृथ्वी से विलुप्त हो रही हैं, रेड लिस्टेड है, रेड टैग लगा हुआ है उन पर कि उनको बहुत ही ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है। साथ ही साथ ग्लेशियर जो पिघलेंगे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जो पानी से जल स्तर बढ़ेगा समंदर का, जो ग्लेशियर पिघल के पानी का जल स्तर बढ़ाएंगे, तो जो भी समुद्र के किनारे के इलाके हैं वो धीरे धीरे समुद्र के जल स्तर को बढ़ने से उनमें क्षति पहुंचेगी, उनके डूबने का खतरा लगातार बना रहता है। तो ये दुष्प्रभाव हैं जिनसे हमको सतर्क रहना है। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम से कम करना है। हाउस अप्लायंसेस से भी ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो उसके लिए भी हम कई बार बात करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये एक ओवरव्यू था हमारा A76 आइसबर्ग पे किस प्रकार से बना और क्या क्या कारण थे बनने के, क्या ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसको बहुत ही सारांश में समझा। ग्लोबल वार्मिंग का डिटेल वीडियो आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करके लिंक प्राप्त करके देखा जा सकता है। साथ ही साथ फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पे या फिर मेल करके मांग सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।